हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल बाई सत्या सर प्लेटफॉर्म पे। यह प्लेटफॉर्म आपको खासकर उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों और सेंट्रल की वैकेंसियों एज लाइक एसएससी सीजीएल वीडियो एंड यूपी से एसएससी जीडी वगैरह, ये एसएससी के सारे ब्रांचेस, बैंक के सारे ब्रांचेस और इन सारे ब्रांचेसों के बारे में आपको ये प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। इस सिनेरियो में हम सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास के फर्स्ट आपको अटेम्प्ट में आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के तहत हम जीएस के चैप्टर में आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। तो आप राजनीति विज्ञान में ये पढ़ेंगे कि जैसे राजनीति विज्ञान के दो भाग होते हैं। राजनीति विज्ञान के दो भाग होते हैं। राजनीति विज्ञान के इन दोनों भागों में हम क्या करेंगे कि हम स्पष्टतः पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान के हम दो भागों में स्पष्टतः पढ़ेंगे कि दो भाग में बनाएंगे। हमारा एक भाग क्या होगा, एक हमारा भाग होगा कि राज व्यवस्था खंड। क्या होगा? राज व्यवस्था खंड। राज व्यवस्था खंड। और एक होगा हमारा संविधान। एक राज व्यवस्था खंड, एक होगा हमारा संविधान। तो राज व्यवस्था खंड और हमारा संविधान में डिफर क्या है? डिफर इस चीज का है कि हम इस दोनों चीजों को क्यों अलग अलग करके देखेंगे और पढ़ते चलेंगे। वो इसलिए कि एक है हमारा राज व्यवस्था, दूसरा है हमारा संविधान। राज व्यवस्था खंड में क्या करेंगे कि हम वो चीजें तय करते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने हम पे कैसे रूलिंग किया तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई, किन किन प्रॉब्लमों को उन्होंने फेस किया और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल बनाए। आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कॉलोनियां बनाई, अब कॉलोनियों के डेवलपमेंट कर में और उसको रीएस्टेब्लिश में जबरदस्त तरीके से आप जानेंगे। बक्सर के युद्ध के बाद सारा भारत का जो सिनेरियो था वो एकदम ब्रिटिश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनाइज करने के प्लेटफॉर्म पे ला दिया था। तो उसमें हम जैसे इसमें तमाम सारे रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे आप राज व्यवस्था खंड से, तो उसमें आप पाएंगे कि राज व्यवस्था को पढ़ते किस लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के तहत राज व्यवस्था खंड को हम पढ़ते किस लिए। राज व्यवस्था खंड को हम पढ़ते इसलिए है कि जैसे हम एक आपको एग्जांपल दे, 1833 का चार्टर है। 1800 राज व्यवस्था खंड में 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिशों ने कहा कि कंपनी के किसी पद जिसके वह योग्य है, कंपनी के ये कर्मचारियों के लिए कहा कि कंपनी के किसी पद जिसके वह योग्य है, धर्म, मूल वंश, जाति तथा जन्म स्थान, इट मींस धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, रंग भेद के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। कंपनी के किसी पद जिसके वह योग्य है उसको दिया जाएगा। तो ये एनालाइज किया कि हमारे यहाँ जैसे कास्ट, रिलीजन बेसिस और मूल वंश किस वंश से है, ये इन सब सारे बेसिस पे क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। और जैसे कास्ट रीजन हो गया, जन्म स्थान, रंग भेद हमारे यहाँ एक्चुअल में नहीं होता था। ये अंग्रेजों ने बिगिन किया कि उनका जो कॉन्सेप्ट है व्हाइट ब्लैक पीपल का, इस तरीके ये रंग भेद है कि जैसे रंग भेद में आप इसके एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सेम रैंक के अगर इंडियन आपके कर्मचारी हैं तो उसको कितनी देनी है सैलरी, और उसी रैंक के अगर ब्रिटिशर्स कर्मचारी है तो उसको कितनी सैलरी देनी है। वो लगभग 1:6 का रेशियो रहता था। तो इस हिसाब से जो जन्मदिन है, ये इस सारी चीजों को उन्होंने 1833 में कहा। अच्छा, और इसका इम्प्लांट्स देखेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने लगा तो इसका इम्प्लांट्स देखा हम लोगों ने कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अभी भी मौजूद है। इसको हमने आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15
आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये सरकार हमारा ये कहती है कि इसके आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाए, ये आर्टिकल 15 में। और ये सेम लैंग्वेज आर्टिकल आप 325 में भी देखेंगे। 324 में जैसे निर्वाचन आता है, 325 में भी आप ये चीजें पाएंगे कि जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सबको वोटिंग का अधिकार। तो ये कॉन्सेप्ट था कि राज व्यवस्था खंड इसीलिए हमको पढ़ना है कि इसमें से सारी चीजें जो उठा के जो जरूरी है हमारे संविधान में धीरे धीरे लगेंगी। आपको पता है कि एक जब राज व्यवस्था खंड में विभिन्न योजना, ये सारी योजनाएं पढ़ेंगे, इसमें आप पता चलेगा कि गवर्नर का एक संसदीय केंद्र से हटा के राज्य में, राज्य से हटा के केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट किया, तो उसमें आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास त्रिस्तरीय पोजीशन रहेगा, रक्षा, संचार और व्यापार। ये गवर्नर अपने पास लेगा, परिषद से काम कराएगा, बाकी आप इंडियन के छोड़ देगा। इस तरीके का डोमिनियन स्टेट वेवेल वाले के समय में हुआ। तो अब ये चीज अगर आप, हमने क्या किया, अब ये जब हम 370 के अकॉर्डिंग जब हमको कश्मीर मिला, तो कश्मीर 370 में हमने ये सेम प्रावधान रख दिया। कश्मीर को वही फ्रीडम दिया कि स्थानीय स्वशासन वगैरह आप अपने से चला सकते हैं, और इन सब चीजों के बारे में स्थानीय स्वशासन चलाइए, और तमाम सारे व्यापार, छोटे चीजें हैं जो वो चलाइए, और हम आपका क्या रक्षा, व्यापार और संचार, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। तो ये चीजें हैं कि राज व्यवस्था खंड हमारे संविधान के पढ़ने से पहले इसीलिए सिलेबस में राज व्यवस्था खंड पढ़ा जाता है कि अंग्रेजों का रूल क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या हेडिंग डाल देना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बेटा, राज व्यवस्था के अंतर्गत राज व्यवस्था खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहला पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप देख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये जब 1765 से लगभग हर जो ब्रिटिश की कॉलोनियां थी, जैसे प्रमुख कॉलोनियां तो सेंट्रलाइज वे में किया था, किसको किसको, बंबई, मद्रास और कलकत्ता को, ये सेंट्रलाइज करने के, उसका मतलब एक जो बंबई के रीजन के अकॉर्डिंग जो इर्द गिर्द क्षेत्र रहेगा वो बंबई रीजन में, जो मद्रास साउथ कोर का लेके वो रीजन रहेगा वो मद्रास क्षेत्र में, जो कलकत्ता इस बेसिस पे रहेगा वो, क्योंकि अवध के नवाब वगैरह ये सब बड़े स्ट्रिक्ट पर्सन, इधर वाले जो थे कि जो उन लोगों को, उनको जैसे जैसे क्या है कि सबसे पहले उनको इंटर करने का भारत में ये सबसे रीजन है कि ये आपको चाहिए कोस्टल रीजन, वो किनारे बंदरगाह, तो इधर है, इधर उत्तर भारत में ऐसा कुछ है नहीं समुद्री पत्थर वगैरह, तो उनके आने जाने का जो क्रम था वो सारी चीजें डिपेंड करती थी पानी से, नाव से आना जाना था, उसमें प्लेन वगैरह का इस सिस्टम नहीं है, तो नाव से आने जाने का है, तो इसलिए जितने सारे रीजन है उनमें सबसे पहले ये कोलकाता और मद्रास, ये पानी से रिलेटेड उन्होंने कॉलोनियां बनाना स्टार्ट किया। आप देखेंगे कि चौथी कॉलोनी प्रमुख रूप से उनकी आगरा होती है। तो ये 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट जब 1765 से चलने लगा हमारे यहाँ से, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, तो रॉबर्ट के क्लाइव के बाद ये गवर्नर बनते जाते हैं। जब हमारा 1773 आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ये संसद, ब्रिटेन की संसद से पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उस समय इंडिया को रेगुलेट करने के लिए ये 1773 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो भी चीजें, जैसे क्या है कि आपको अगर एक दक्षिण भारत में मद्रास पे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मद्रास में
बहुत ज्यादा काली मिर्च या ये सब ये क्षेत्र मद्रास रीजन लेके कोलकाता रीजन लेके अरे केरल रीजन लेके मद्रास रीजन लेके ये जैसे काली मिर्च इस सब का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि काली मिर्च में जो कम चुराएगा अधिक चुराएगा उसका व्यापार कैसे कर रहा है, लीगल कर रहा है इलीगल कर रहा है, तो सारे कानून जो बनेंगे व्यक्तियों पे लगने के लिए वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे, रीजन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वैसे सेम सिचुएशन है कलकत्ता में, वहां पे क्या है उसके को रिलेटेड टू बिहार झारखंड ये सारे रीजन लेके कहीं नील की खेती कराना है तो कहीं क्या है कहीं मच्छी पालन है। अब इसमें इस तरीके का रूल बनेगा। तो और यहाँ पे चल जाएंगे गोवा, ये बीच है बहुत ज्यादा इस तरह, यहाँ पे बंदरगाहों का सिचुएशन बहुत अच्छा खासा है। तो इस सारे बंदरगाह जहाज पत्तनम जो अदर कंट्री के भी यहाँ से जहाजें लेके जा रहे हैं मर्चेंट व्यापारिक रूप से, तो वो टैक्स कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ टैक्सेशन के हिसाब से रूल बनेगा। तो ये रूलों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से उन्होंने किया था। तो 1773 में उन्होंने कहा कि जो ये चीजें हैं इसको रेगुलर फॉर्म में कैसे किया जाए और इसको रूलिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास। इसमें सारे गवर्नर जनरल कंपनी की जो जो थोड़े बहुत कमियां थी उसको दूर करते हुए ये चीज अप्लाई किया गया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस रेगुलेटिंग एक्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट पॉइंट क्या होगी कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स को आप जानते हैं गवर्नर जनरल किसके शब्द में यूज होता है, जनरल होता है शब्द सेना के यूज में। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स है उनको क्या किया गया, सेना का अतिरिक्त प्रभार, मतलब ये सेना जो थी अलग थी और ये गवर्निंग का काम जो गवर्नर करते थे वो कंपनी के रिलेटेड वर्क्स था। तो ये क्या किया गया कि वारेन हेस्टिंग्स को सेना का अतिरिक्त पदभार सौंप के गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर से क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये आपको पता है कि कोलकाता के प्रथम गवर्नर जनरल, कहाँ के, कोलकाता के प्रथम गवर्नर जनरल, या फिर कह देता है कि स्वतंत्र ये सॉरी इंडिया के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर तो पहले रहे होंगे जब 1765 से, उसके बिफोर भी उसके बाद भी, लेकिन ये जो 1773 से गवर्नर को सेना का अतिरिक्त पदभार देके गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या हो गया, गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये भारत का नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बंगाल। कहाँ का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये इसको कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स को। अच्छा इसमें किया क्या गया था कि अच्छा ये बंगाल के गवर्नर जनरल को ये बना दिया गया। अब उन्होंने किया क्या कि एक रूलिंग का ये सिस्टम, मैंने बताया ना कि सभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रूल का कानून उन्होंने बनाया होगा वो फैला होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक सही रूप देने के क्रम में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, एससी सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में। और आपका लगभग 21 जनवरी 1774 में इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो गई। 1774 में इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो गई और ये सारे इन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया उसके बेसिस पे कि इंडिया को अब उस ढंग से, ये देखिए पूरा ये नहीं कि इनको तत्काल में इनको क्या करना है क्या नहीं ये सोचे बिना ही कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका आजाद हुआ है आपका 4 जुलाई 1776 4 जुलाई 1776 या 74, तो 4 जुलाई 1700 ये इसमें क्या है, अमेरिका आपका आजाद हुआ है। और अमेरिका के आजादी का मतलब ये सारे ब्रिटिशर्स वहां से अमेरिका से रिटर्न हुए हैं, अमेरिका से रिटर्न हुए तो इनको पूरा आइडिया कि वो हमने अमेरिका में क्या गलतियां की क्या सही किया, उस चीज को यहाँ पे भारत में नहीं करना है, उस ढंग से जाना। तो उसी क्रम में ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ये पास होता जाएगा और आगे होता जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1776 इसके साथ ये पहली पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल को प्रथम गवर्नर
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। दूसरी पॉइंट क्या है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया। अब 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया और ये आपके इस सिनेरियो के साथ ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चलने लगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसके आप अगर बहुत ज्यादा जीके के अंदर जाना चाहते हैं तो एक इसके आप जजेस को नाम नोट कर लें कि इहरलीच इम्पे, इहरलीच इम्पे साहब, या फिर इसको इंग्लिश में लिख के हिंदी में लिखिए इलिजा इम्पे भी करते हैं। इलिजा इम्पे, ये आपके प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज हुए, यहाँ के जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज हुए। और इसके साथ कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट ये सारे ये रेगुलेटिंग है 1773 में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ आना नहीं। आप दूसरी पॉइंट देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1700, पिट्स इंडिया एक्ट 1783। नेक्स्ट पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। कंपनी को जितने भी आपके कर्मचारी हैं कंपनी के, उनको कहा गया कि आप किसी से किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। एक्चुअली सारे कर्मचारी क्या था कि ब्रिटिश जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश ही अनरूलिंग घर से, जैसे वो जो जितने कर्मचारी आए थे वो एक सिविलाइज्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्री से बिलोंग करते थे। इंडिया दैट टाइम इंडिया हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ था नहीं। तो उनको लगा कि जब यहाँ पे सब कुछ अनलीगल ही हो रहा है, कंपनी भी इलीगल काम कर रही है, तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो धन मिलता था वित्तीय रूप में, वो उसमें से पैसे चुरा लेते थे, डाउन ये आप अंडर द टेबल कह सकते हैं, घूस के रूप में, और वो चीजों का अपना व्यापार स्वयं यहाँ लगाना चालू कर दिए थे। तो इस चीज को 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश ने ये सबसे पहले ये काम किया कि जो कंपनी ने कहा कि जो ब्रिटिश कर्मचारी हैं उनको भारत में किसी भी प्रकार का बिना अनुमति पत्र के अपना बिजनेस लगाने का छूट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या किया इसने, पहला पॉइंट किया इसमें कि बिना अनुमति पत्र के क्या किया है, बिना अनुमति के भारत में आप किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है कि अगर आप बिना अनुमति के किसी प्रकार का व्यापार नहीं लगाना, बिना अनुमति के किसी प्रकार का व्यापार नहीं लगाना है आपको। दूसरा क्या किया कि किसी प्रकार का बिना अनुमति के किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। तो ये सारे रूल ले लिए। अच्छा, ये चीज ले लेंगे, कर्मचारी विद्रोह हो जाएगा। कर्मचारी अपना देश अपना परिवार छोड़ के आपके दूसरे कंट्री में कॉलोनाइज करने कैसे आया, उसको ज्यादातर फेवरेबल माहौल मिलेगा, कुछ ये ह्यूमन नेचर के कारण कुछ लालच रहेगा तब ना। तो इन्होंने क्या किया कि फिर जब ये ऐसा कर दिया कि कोई उपहार नहीं लोगे, कोई अपना कंपनी नहीं लगा पाओगे, तो फिर करो क्या। तो इन्होंने उसके उपलक्ष्य में क्या किया कि थोड़ा सा ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा देते। इसमें ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया, ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन वृद्धि कर दिया गया। अब वेतन वृद्धि करने के बाद तो ये चीजें हो गई मोटी मोटी। अब इन्होंने किया कि जो एक चीज, दूसरी चीज इन्होंने एक चीज स्टेब्लिश की इसके थ्रू कि मोटी मोटा में देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश की जो कॉलोनियां थी, ठीक है ना, ब्रिटिश कॉलोनियां थी, इन्होंने ब्रिटिश अधिकृत भारत नाम दिया। सबसे पहले जो कॉलोनाइज है, अनकॉलोनाइज चीजें हैं उसको छोड़ के जो कॉलोनाइज चीजें हैं उसको ब्रिटिश अधिकृत भारत, नया शब्द जो ब्रिटेन के कवर क्षेत्र में था, कंपनी के कवर क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाने लगा। ब्रिटिश अधिकृत भारत।
ब्रिटिश अधिकृत भारत जितने भी क्षेत्र थे आपके, ये सारे एक्ट, ये ब्रिटिश इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के तहत ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाएगा। तो इसमें यही 2-3 मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखेंगे हम, इसके बाद आएगा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट में देखेंगे पॉइंट नेक्स्ट डाल देते हैं 1793 का। का चार्टर एक्ट में देखेंगे, 1793 के चार्टर एक्ट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सत्रह सौ चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट है 1793। तो 1793 का पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे कि जब ये 1793 आया आपका, तो इसमें हम देखेंगे कि 1793 के पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ खास नहीं है। इसमें किया क्या गया है कि कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो वहां से ब्रिटेन से एक एक्सेशन साइन होता है कि किस कंट्री में जाके किस कंपनी को, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही ब्रिटेन के पास एक कंपनी थी, उन्होंने जितनी कॉलोनियां बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो उन्होंने हर एक कंपनी का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को ये एक्सेशन साइन करके दिया कि जाइए इस वाले कंट्री में 20 साल के लिए 10 साल के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइज कीजिए और कमाइए। इस तरीके से सत्ता स्टैब्लिश करने का एक उनका रूलिंग का सिस्टम था। तो वो कंपनी को जो ड्यूरेशन दिए थे वो ड्यूरेशन खत्म हो गया था। तो ये फिर से ये चार्टर एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट के तहत आपके कंपनी के जो ड्यूरेशन था उसको और बढ़ा दिया गया और ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया। दूसरी मस्ट पॉइंट है कि कंपनी का जो कार्यकाल क्या किया गया, कंपनी के कार्यकाल को, कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और इस ड्यूरेशन में कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाते हुए उन्होंने इंप्लाई किया कि सारे सिस्टम को जितने भी कंपनी के ड्यूरेशन है 20 इयर्स का 20 इयर्स के लिए और दे दिया गया। नेक्स्ट टर्म्स इन्होंने किया क्या कि कंपनी के शासन को ब्रिटिश कर्मचारी क्या कर रहे थे आपके कि जितने भी जो डाउरी जितना भी उन्होंने अंडर द टेबल या फिर घूस के माध्यम से लिया था, उन्होंने देखा कि इस कंपनी के तहत इन्होंने जो करों की व्यवस्था उनको सैलरी बढ़ा दिया था, परंतु जब उनकी सैलरी बढ़ गई तो ये ह्यूमन नेचर और ब्रिटिश के कर्मचारी के अधीन कि उन्होंने काम करना थोड़ा स्लो कर दिया। अब ये क्या है कि जैसे जैसे इंडिया में अपने किसी भी कर्मचारी या फौजी को दूसरे किसी अफ्रीकन कंट्री में भेजे, आपको पता है नोटेशन के तौर पे कि अफ्रीकन कंट्री हमसे पुअर कंट्री है, वहां पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को या यूएनओ के तहत हमारे यहाँ से जाते हैं कर्मचारी, तो वो वहां के अकॉर्डिंग सैलरी तो लेंगे नहीं, लेंगे बिगनिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग सैलरी लेंगे और ये इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी लेते हैं तो ये क्या है कि ये ब्रिटिश यहाँ पे इस ढंग का लेंगे नहीं। तो हमने किया क्या कि सारे इन्होंने जो ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पैसे लगा रही है रूलिंग के लिए, मानो कि 100 रुपीज लगा रही है रूलिंग के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए रूलिंग के 100 रुपीज लगा रही है और इंडिया के कॉलोनीज के रूप में उसको कर के रूप में मिल रहा है 50 रुपए। तो ये उसके सबसे बड़े लैग हो जाएंगे। कोई भी कंपनी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करेगा कि जिससे उसको 100 रुपीज लगा के मार्जिन हो 50 रुपए की। तो उन्होंने किया क्या कि जितने ब्रिटिश कर्मचारी थे उनके सारे रूलिंग, उनके सारे वेतन और भत्ते भारतीय कोष पर डिपेंड कर दिए। इट मींस जितना आप लोग यहाँ से निकालेंगे पैसा उसी के हिसाब से आपको सैलरी और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये नोटेड पॉइंट है आपके यहाँ कि ब्रिटिश कर्मचारियों के
ब्रिटिश कर्मचारियों के क्या किया गया, वेतन एवं भत्ते, ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते जो है भारतीय कोष पर डिपेंड कर दिया है, कोष पर आधारित कर दिया या निर्धारित है। मतलब ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भारतीय कोष पर निर्धारित कर दिया गया। जितना आप यहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे पैसा, जितना आप कलेक्ट करेंगे मनी, उसी के हिसाब से आपको सैलरी, ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो इन्होंने इस ढंग से इस चीज को इम्प्लांट किया। अब 1793 के चार्टर एक्ट के साथ हम चलते हैं 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 18 इंडिया में केवल टोटल 4, टोटल कितने, 4 चार्टर एक्ट बनाए गए हैं। कितने, 4 चार्टर एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट, अच्छा 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ खास है। 1813-1833 चार्टर एक्ट अंग्रेजों ब्रिटिशों को इंडिया में इस्टेब्लिश होने के लिए सबसे सुनहरा मौका दिया। अब 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने किया क्या,